स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन शिक्षा में। आज के इस क्लास में हम लोग समास को पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है कि समास जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह से समास के भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस क्लास में मैं आप लोगों को समास को ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों के साथ समझाऊंगा। इससे पहले आप लोग बहुत जगह से समास पढ़े होंगे, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद आप सभी लोगों के दिमाग में समास हमेशा के लिए छप जाएगा, क्योंकि इसे मैं अपने भाषा में बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर समझाने वाला हूँ। अगर आप लोग पूरे हिंदी व्याकरण को बिल्कुल डिटेल से ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसा क्लास पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे ही हम लोग समास कहते हैं। दो पद होगा या दो से अधिक शब्द होगा, उसके मिलने से जो शब्द बनता है उसे ही हम लोग समास कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा से भी सीधे सीधे प्रश्न हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, और इस संक्षेप को ही हम लोग संक्षेपीकरण कहते हैं, और इसे ही हम लोग संक्षिप्तीकरण कहते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर निकल कर आ गया संक्षेप, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये संक्षेपीकरण वास्तव में कहते किसे हैं और ये संक्षेपीकरण वास्तव में है क्या। तो किसी लंबी बात या लेख को छोटा करके उसके मुख्य बिंदुओं को लिखना ही संक्षेपीकरण कहते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा वाक्य है या कोई बहुत बड़ा शब्द है, उसको जो है एक शब्द में पिरो देना, एक शब्द में ही पिरो देना जो है समास कहलाता है। यही जो है संक्षेपीकरण का अर्थ है। जैसे हम लोग देखते हैं, एक वाक्य है रसोई के लिए घर। तो ये देख लीजिए कि यह जो है बहुत बड़ा नहीं लग रहा है। अगर इसको हम लोग रसोई घर भी कह दें तो बात एक ही है। तो यही जो है इसका संक्षेपीकरण जब हो गया तब यह बन गया रसोई घर, और ये जो रसोई घर है यह जो है समास हम लोगों का है। ठीक। और एक बात आप लोग जान लीजिए कि समास में हमेशा दो शब्दों का मेल होता है, और संधि में हमेशा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं? समास में हमेशा दो शब्दों का मेल होता है, लेकिन संधि किसे कहते हैं हम लोग ये भी जान लेते हैं। तो संधि में हमेशा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। तो समास में मुख्यतः दो पद होते हैं तथा पहले पद को पूर्व पद एवं दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। यानी समास जो होता है उसमें मुख्यतः दो पद होते हैं। पहला पद जो होता है उसको हम लोग पूर्व पद कहते हैं, और दूसरे पद को हम लोग उत्तर पद कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं, जैसे एक समास का शब्द है गंगा जल। जब इसका हम लोग समास विग्रह करते हैं तो बनता है गंगा और जल। अब इसमें हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा पूर्व पद है और कौन सा उत्तर पद है। तो जब गंगा जल का हम लोग समास विग्रह किए तो गंगा और जल बना, और ये जो गंगा है यह हम लोगों का पूर्व पद है, और ये जो जल है यह हम लोगों का जो है उत्तर पद है। और इस पूर्व पद को ही हम लोग पहला पद कहते हैं, और इस उत्तर पद को हम लोग बाद का पद या दूसरा पद कहते हैं। तो ये रहा इम्पोर्टेंट नोट कि समास में मुख्यतः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को हम लोग उत्तर पद कहते हैं। पहला पद हो गया इसमें गंगा, यह हम लोगों का पूर्व पद हो गया, और दूसरा पद इसमें हो गया जल, यह हम लोगों का हो गया उत्तर पद। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक और टर्म आता है कि सामासिक पद या समस्त पद किसे कहते हैं। तो जान लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी कि समास के नियमों से निर्मित पद सामासिक पद या सामासिक शब्द कहलाते हैं। तो
समास के नियमों से निर्मित पद जो है वह सामासिक पद या सामासिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो है रसोई के लिए घर। तो जब इसका हम लोग समास के नियमों से इसका निर्माण करेंगे तो ये बन जाएगा रसोई घर। देख लीजिए ये कितना बड़ा जो है वाक्य है, वह जो है केवल एक शब्द में ख़त्म हो गया, रसोई घर। यही जो हम लोगों का रसोई घर है, यही हम लोगों का सामासिक पद है। चाहे हम लोग इसे सामासिक पद कहें, चाहे हम लोग इसे सामासिक शब्द कहें, दोनों बात एक ही है। ये रहा सामासिक पद और समस्त पद का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग जानते हैं आगे एक और टर्म आता है कि समास विग्रह किसे कहते हैं। तो समास विग्रह किसे कहते हैं? सामासिक पदों को तोड़ना या सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। यानी जो सामासिक पद है उसको तोड़ना या सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक समास का शब्द है रसोई घर। जब इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो यह बनेगा रसोई के लिए घर। तो ये जो रसोई घर है हम लोगों का सामासिक पद है या सामासिक शब्द है, और इसका जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा यह रसोई के लिए घर। तो यही जो रसोई के लिए घर है वही हम लोगों का समास विग्रह है। तो आगे आप लोग पढ़ेंगे जो समास के प्रकार हैं 6 प्रकार, उसको हम लोग समास विग्रह करके भी पहचान सकते हैं कि इस समास में समास का कौन सा प्रकार है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि समास विग्रह आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी समास का आप लोगों को समास विग्रह करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग किसी भी समास का समास विग्रह आसानी से कर लेंगे तब उसमें जाकर के हम लोग समास के प्रकार को भी आसानी से पहचान जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी समास का शब्द हो आप लोगों को समास विग्रह उसका करना आना चाहिए। अब हम लोग एक और बात जान लेते हैं कि प्रश्न में पूछा जाता है कि समास का विपरीत होता है, तो समास का विलोम शब्द होता है व्यास। इसे आप लोग याद रखिएगा, समास का विलोम शब्द व्यास होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग अगर चर्चा कर लेते हैं समास के प्रकार की, तो समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। यह जो मुख्यतः शब्द लगा है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर पूछे कि समास के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं तब आप लोगों का उत्तर होगा 4। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछे नॉर्मली कि समास के कितने प्रकार होते हैं तब आप लोगों का उत्तर हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। इसे मैं आप लोगों को आगे भी बताता हूँ। तब हम लोग बात कर लेते हैं कि समास के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। देखिए, पहला हो गया अव्ययी भाव समास, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास, और तीसरा हो गया बहुव्रीहि समास, और चौथा समास हो गया द्वंद्व समास। और 2 अन्य समास जो कर्मधारय समास है और द्विगु समास है वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही माना जाता है। ये जो कर्मधारय समास है और ये जो द्विगु समास है ये दोनों समास जो है ना तत्पुरुष समास से ही निकले माने जाते हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। समास के प्रकार में 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि समास के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। तो अगर आप लोगों का ऑप्शन दिया है 3, 4, 5 और 6, तब आप लोग उसे उत्तर मानिएगा कि समास के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आप लोगों का प्रश्न इस तरह से पूछा कि समास के कितने प्रकार होते हैं, यानी जब नॉर्मली पूछा जाए कि भाई समास के कितने प्रकार होते हैं, तब आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि समास के जो है 6 प्रकार होते हैं। तब जो तत्पुरुष के समास के जो 2 अन्य समास मैंने बताया कि ये तत्पुरुष समास से ही निकले हुए समास हैं, उनको भी जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार हम लोग जान लेते हैं कि समास के जो है 6 प्रकार होते हैं। अब उन 6 प्रकारों में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला समास है अव्ययी भाव समास। किसे कहते हैं इसे हम लोग जान लेते हैं। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग, मैं जो बातें बता रहा हूँ। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं?
जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो, अब उपसर्ग आप लोग जानते हैं कि उपसर्ग जो है शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं, यानी कोई भी शब्द हो गया उसके जो आगे लगता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग के ठीक एक उल्टा होता है प्रत्यय। प्रत्यय जो होता है वह शब्द के बिल्कुल बाद में लगता है, यानी शब्द के आखिर में जो लगता है वह प्रत्यय होता है, और उपसर्ग जो है वह शब्द के प्रारंभ में लगता है। वो कौन कौन से उपसर्ग हैं जिन्हें हम लोगों को याद रखना है? अगर किसी भी शब्द के आगे हमें यथा उपसर्ग देखने को मिल जाए, और प्र उपसर्ग देखने को मिल जाए, और प्रति उपसर्ग देखने को मिल जाए, और निर उपसर्ग देखने को मिल जाए, और आ उपसर्ग देखने को मिल जाए, और अन उपसर्ग देखने को मिल जाए, और भर उपसर्ग देखने को मिल जाए, तो हम लोग सीधे आंख मूंद के उसमें जो है अव्ययी भाव समास मार देंगे। कौन कौन से उपसर्ग की मैं बात किया? यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर। किसी भी शब्द के आगे अगर ये सभी उपसर्ग आप लोगों को देखने के मिल जाए तो सीधे आप लोग बिना सोचे समझे उसमें अव्ययी भाव समास मार दीजिएगा। एक और इसके परिभाषा से प्रश्न पूछता है कि अव्ययी भाव समास में जो है प्रथम पद यानी पूर्व पद अव्यय होता है, तथा जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी ऐसा समास जिसमें प्रथम पद अव्यय हो तथा जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये जो मैं परिभाषा बता रहा हूँ इस परिभाषा से भी आप लोगों को सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो इस परिभाषा को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अव्ययी भाव समास के उदाहरण की बात करें तो जैसे एक पहला उदाहरण है यथाशक्ति। तो मैंने बताया कि ये जो यथा उपसर्ग को आप लोग देखिएगा तो सीधे उसमें अव्ययी भाव समास मार दीजिएगा। तो यथा उपसर्ग से बना है यथाशक्ति, और प्रत्यक्ष हो गया, इसमें मैंने बताया कि प्र उपसर्ग आता है, और एक प्रतिदिन हो गया तो प्रति उपसर्ग अव्ययी भाव समास, निर उपसर्ग से बन गया निर्विवाद, और आ उपसर्ग से बन गया आजन्म, और अनु उपसर्ग से बन गया अनुरूप, और भर उपसर्ग से बन गया भरपेट। तो ये सभी उपसर्ग को जब आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे तब देखते ही आप लोग उसका उत्तर मार देंगे। तो मैंने फिर से बताया कौन कौन सा उपसर्ग मैंने बताया, आप लोग इसे हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो मैंने पहला उपसर्ग बताया यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर। ये सभी उपसर्ग जहां आप लोगों को देखने के मिल जाए वहां आप लोग अव्ययी भाव समास मार के आगे बढ़ जाइएगा। उत्तर आपका 100% सही होगा। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट नोट देख लेते हैं कि जहां दो संज्ञाएं आपस में आवृत्ति कर रही हो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जहां दो संज्ञाएं लगातार एक साथ दिखाई दे दे वहाँ हम लोग अव्ययी भाव समास करके चले आएंगे, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। जैसे अगर पूछ दिया कि हाथों हाथ में कौन सा समास है, तब हम मार देंगे अव्ययी भाव समास है, क्योंकि ये देखिए हाथों हाथ एक जैसे शब्द देखिए लगातार 2 बार दिखाई दे दिए। तो यही कह रहा हूँ कि जब एक जैसे शब्द लगातार 2 बार दिखाई दे दे तब वहाँ पर हम लोग अव्ययी भाव समास मार देंगे। उसी प्रकार मैं अन्य उदाहरण को देख लेता हूँ। अन्य उदाहरण में है हाथों हाथ हो गया, दूसरा हो गया रातों रात, और तीसरा हो गया गली गली, और चौथा हो गया गांव गांव। इस सभी में आप लोग देख लीजिए, सभी में एक जैसे शब्द 2 बार आए हैं। चाहे हम हाथों हाथ की बात करें, चाहे हम रातों रात की बात करें, चाहे हम गली गली की बात करें, चाहे हम गांव गांव की बात करें। तो ये रहा अव्ययी भाव समास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो मैं जिस नोट्स से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इस क्लास को करने के बाद सेम नोट्स आप लोग बना दीजिएगा, और मेरे पढ़ाने के बाद एक बार आप लोग उसका रिवीजन कर लीजिएगा अपने से, तब समास आप लोगों के हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जो समास का दूसरा प्रकार है वह है तत्पुरुष समास। देखते हैं तो सबसे पहले कि तत्पुरुष समास कहते किसे हैं उसको जान लेते हैं। तो समास विग्रह करने पर बीच में का, की, को, के लिए, में,
पर से लगा हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। तथा एक और बात जान लेते हैं कि तत्पुरुष समास जो होता है उसमें प्रथम पद विशेषण होता है तथा जो दूसरा पद होता है वह विशेष्य होता है। तो तत्पुरुष समास में जो प्रथम पद होता है वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तथा दूसरा पद जो है विशेष के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसे इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इससे भी आप लोगों के पेपर में प्रश्न पूछने को मिल सकता है। जैसे इससे किस तरह के प्रश्न बना सकता है कि कौन सा समास का प्रकार है जिसमें प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तब जब हम इसे पढ़े रहेंगे तभी तो हम लोग अपना उत्तर मार देंगे। तो इसका उत्तर हम लोगों का हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब हम लोग देखते हैं कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। अगर प्रश्न में पूछ दे कि बताइए कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं, तब हम लोग बताएंगे कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि कारक के जो है 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? आप लोग हिंदी में पढ़ा होगा कि कारक के 8 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। उनमें 2 को नहीं जोड़ा जाता है। जो पहला कारक का प्रकार है कर्ता कारक, वह नहीं आता है, और अंत में जो संबोधन कारक है वह भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं आता। तो हमारे 6 थे, 2 बाहर निकल गए, तब हमारे समास कितने बचे? 6 समास बचे। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं। देखिए आप लोगों को पता है कि कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण में। इससे पहले आप लोग कारक पढ़े होंगे। तो जो कारक के 8 प्रकार होते हैं उन 8 प्रकार के अपने अपने कारक चिन्ह होते हैं, उसे आप लोग पढ़े होंगे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अरे अजी। तो इसी में कारक चिन्ह की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह होता है वह होता है को, ठीक, और करण तत्पुरुष का कारण चिन्ह होता है से होता है और के द्वारा होता है। और जो तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास का जो कारक चिन्ह होता है वह होता है के लिए, और अपादान तत्पुरुष समास का जो कारक चिन्ह होता है से होता है। और अपादान में हमेशा अलग होने का भाव प्रकट होता है, और जब जहाँ भी एक दूसरे से तुलना की जाती है तब वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। और संबंध तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह होता है का, के, की, और अधिकरण तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह होता है में और पर। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं कारक चिन्ह के आधार पर हम लोग जान पाएंगे कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा तत्पुरुष समास है। ये कारक चिन्ह आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे हम लोग तत्पुरुष समास की बात करें, उसके उदाहरण की बात करें, तो पहला उदाहरण है गगनचुंबी। यह जो है एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसे हम लोग इसका समास विग्रह करेंगे तो कैसे बनेगा? इसका समास विग्रह जब हम लोग करेंगे तो बनेगा गगन को चूमने वाला, वह कहलाता है गगनचुंबी। उसी प्रकार तत्पुरुष समास के और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। चिड़ीमार हो गया, शोकाकुल हो गया, अकाल पीड़ित हो गया, रसोई घर हो गया, देशभक्ति हो गया, भाग्यहीन हो गया, धर्मभ्रष्ट हो गया, राजपुत्र हो गया, और गंगा तट हो गया। ये सभी उदाहरण जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगर इन उदाहरणों में भी पूछ ले कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा समास का उदाहरण है, तो अगर हम लोग इस पहले समास का जब समास विग्रह करेंगे तब इसका बनेगा गगनचुंबी का बन जाएगा समास विग्रह गगन को चूमने वाला। तो बीच में को आया ना, तब हमारा वहाँ पर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। इसे हम लोग आगे बिल्कुल डिटेल से देखते हैं। जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत पहला समास आता है वह आता है कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? कर्म जिसमें कर्म के कारक चिन्ह को का लोप हो जाता है उसे हम लोग कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं समास और समास विग्रह। मैंने पहले ही बताया था कि आप लोगों को समास विग्रह करना आना चाहिए। इससे क्या होगा, आप लोग
किसी भी समास को देखते ही बिल्कुल आसानी से पहचान जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग उदाहरण देखते हैं। पहला समास है कि चिड़ी मार। पूछ दिया कि चिड़ी मार में तत्पुरुष समास का कौन सा तत्पुरुष समास है। मैंने बताया ना कि तत्पुरुष समास में 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। तो पूछ लिया कि चिड़ी मार में तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा समास है। तब जब हम लोग इस चिड़ी मार का समास विग्रह करेंगे तब बनेगा चिड़ियों को मारने वाला। तो इसमें मैंने बताया कर्म के कारक चिन्ह को का लोप हो गया, तो इस को का लोप हो गया, तब इसमें जो हो गया कर्म तत्पुरुष समास। उसी प्रकार गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, तो इस को का जब लोप हो जाता है, लोप होने का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को अपनी भाषा में बता रहा हूँ कि लोप होने का मतलब होता है बिल्कुल गायब हो जाना, लुप्त हो जाना, दिखाई न पड़ना। तो गगन को चूमने वाला कहलाता है गगनचुंबी। यहाँ भी कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसी प्रकार एक और उदाहरण की बात करते हैं तो वह है स्वर्ग प्राप्त, यानी इसका जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तब बनेगा स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ पर देखिए जो मैं सर्कल में कर रहा हूँ यह जो है कर्म के कारक चिन्ह यानी इसी का लोप हो जा रहा है, तब यहाँ पर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। अब हम लोग तत्पुरुष समास में दूसरे समास को देखते हैं। जो दूसरा समास हम लोगों का है वह है करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो ऐसा समास जिसमें करण कारक चिन्ह से या द्वारा या के द्वारा का लोप हो जाता है उसे हम लोग करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है अकाल पीड़ित। जब इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तब बनेगा अकाल से पीड़ित। मैंने बताया ना कि कर्ण तत्पुरुष समास में जो कर्ण कारक चिन्ह होता है से होता है और द्वारा होता है और के द्वारा होता है, उसका लोप हो जाता है यानी वह गायब हो जाता है, वह हमें समास में दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार देखिए दूसरा उदाहरण है गणयुक्त। जब गणयुक्त का हम लोग समास विग्रह करेंगे तब हम लोगों का समास विग्रह बनेगा गुण से युक्त। कौन सा समास है? वह है गुण युक्त। जब इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तब बनेगा गुण से युक्त, यानी इस से का जो है लोप हो जा रहा है तो वहाँ पर करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। बाकी आप लोग और उदाहरण देख लीजिए। एक और जैसा उदाहरण है तुलसी कृत। इसका समास विग्रह जब हम लोग करेंगे तब इसका समास विग्रह हो जाएगा तुलसी द्वारा कृत। यहाँ पे देखिए जो ये बीच में द्वारा आ रहा है ना, इसका लोप हो जा रहा है, तब यहाँ पर जो है करण तत्पुरुष समास होगा। और एक और उदाहरण है तर्क सिद्धि। इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग जो तत्पुरुष समास में तीसरा तत्पुरुष समास आता है उसे हम लोग कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। तो जान लेते हैं कि संप्रदान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो संप्रदान कारक चिन्ह के लिए का लोप। संप्रदान तत्पुरुष समास में जो संप्रदान कारक चिन्ह होता है के लिए उसका जो है लोप हो जाता है, उसे हम लोग संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण की हम लोग बात करें तो पहला उदाहरण है रसोई घर। जब इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तब इसका समास विग्रह बनेगा रसोई के लिए घर। और उसी प्रकार है देशभक्ति। तो देश के लिए भक्ति। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। ये बीच में जो के लिए है ना, जब भाई इसका समास विग्रह आप लोग करेंगे तो जहाँ पे देखिएगा कि समास विग्रह करने पर बीच में हमारा के लिए आ रहा है, वहाँ पर आप लोग सीधे सीधे संप्रदान तत्पुरुष समास मार दीजिएगा। मैंने बताया कि तत्पुरुष समास के जो अंतर्गत जो अन्य समास आते हैं उसको आप लोग कारक चिन्ह के आधार पर ही पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को कारक चिन्ह आना चाहिए कि कौन सा कारक का कौन सा कारक चिन्ह होता है, ये जान लीजिए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं जो तत्पुरुष समास का ये चौथा प्रकार है वह है अपादान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो अपादान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? अपादान के कारक चिन्ह से का लोप, यानी ऐसा समास जिसमें अपादान के कारक चिन्ह से का लोप हो जाता है उसे हम लोग अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। आप लोगों को पता है जो ये अपादान कारक का कारक चिन्ह से होता है वह हमेशा अलग होने का भाव प्रकट करता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, भाई पेड़ तो अस्थिर है लेकिन पेड़ से पत्ता अलग हुआ ना,
भाई जब पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो कहीं न कहीं अलग होने का भाव हमें यहाँ पर प्रकट हो रहा है, वही हमारा अपादान कारक होता है। अब हम लोग अगर अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला उदाहरण है धनहीन। जब इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तब समास विग्रह होगा धन से हीन। ठीक उसी प्रकार हो जाएगा ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। भाग्यहीन का समास विग्रह हो जाएगा भाग्य से हीन। देखिए यहाँ पर जो मैं सर्कल में इसे कर रहा हूँ, इसका जो है लोप हो जा रहा है और बीच में से आ रहा है और उसका लोप हो जा रहा है, तब वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। अब हम लोग देखते हैं जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत पांचवा है, वह है संबंध तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संबंध तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो भाई जिस समास में संबंध कारक चिन्ह का, के, की, कौन सा मैंने कारक चिन्ह बताया, संबंध कारक चिन्ह का, के, की का लोप हो जाता है, उसे हम लोग संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण है राजपुत्र। जब इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तब इसका समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। बीच में देखिए आप लोग का आया ना। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है राजनेता, यह इसका समास विग्रह हो जाएगा राज का नेता। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण है घुड़दौड़। जब इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो बन जाएगा घोड़ों की दौड़। यहाँ पे देख लीजिए, जिसे मैं अंडर सर्कल कर रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैंने अंडर सर्कल किया है का, की का, इसका जो है लोप हो गया, तो अब यहाँ पर जो है संबंध तत्पुरुष समास हो गया। जैसे ही आप लोग समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करने के साथ अगर आप लोगों को कारक चिन्ह है तो तुरंत आप लोगों के माइंड में आ जाएगा कि वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा तत्पुरुष समास है। अब अंतिम में हम लोग जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत छठवां उसका प्रकार है अधिकरण तत्पुरुष समास, उसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें तो अधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो भैया जिस समास में अधिकरण कारक के चिन्ह में और पर का लोप हो जाता है उसे हम लोग अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। किसका लोप होता है अधिकरण तत्पुरुष समास में का लोप होता है और पर का लोप होता है। ठीक, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसके हम लोग उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण है ध्यान मग्न। जब इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तब बनेगा हम लोगों का ध्यान में मग्न। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है पुरुषोत्तम। जब इसका समास विग्रह करेंगे तब ये बनेगा भाई पुरुषों में उत्तम। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण है आप बीती। जब इसका समास विग्रह करेंगे तब बन जाएगा आप पर बीती। देख लीजिए मैंने किसे अंडर सर्कल किया हुआ है, में को किया है और पर को किया है। तो इसी में और पर से आप लोग जान जाएंगे कि में और ये जो पर होता है यह कारक चिन्ह तो अधिकरण का होता है। तब यहाँ पर आप लोग पहचान जाएंगे कि इस समास में जो है अधिकरण तत्पुरुष समास है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो तत्पुरुष समास के 6 प्रकार जो अन्य तत्पुरुष समास है वह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस नोट्स को आप लोग जब एक बार खुद से अपने हाथों से नोट करके मेरे पढ़ाने के बाद जब दोबारा समझेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और अगले समास पर आने से पहले आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह मेहनत आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। उम्मीद करिए कि आप लोग हिंदी जितना पेड बैच में नहीं पढ़ते हैं, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उससे कहीं ज़्यादा बिल्कुल फ्री में पढ़ा दूंगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आइए हम लोग देखते हैं जो समास का तीसरा प्रकार है वह है कर्मधारय समास। तो भाई कर्मधारय समास की सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो किसे कहते हैं। तो भाई ऐसा समास जो शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। यानी जब शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है तो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। इसे हम लोग ट्रिक से देख लेते हैं कि ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसमें जो है कर्मधारय समास है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे लगाकर देखेंगे, प्रश्न करेंगे उस समास में कैसे लगाकर, यदि हमें उत्तर मिल गया तो हमारा वहाँ पर कर्मधारय समास होगा।
और इसके हम एक और परिभाषा की बात कर लेते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको 2 से 3 परिभाषा बता रहा हूँ एक एक समास का। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस परिभाषा से भी आप लोगों के पेपर में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लोग इस परिभाषा को इग्नोर किए रहेंगे, तब अगर आप लोगों का परिभाषा से प्रश्न पूछ लिया तो वहाँ पर सीधे सीधे आप लोगों का उत्तर गलत हो जाएगा। देख लेते हैं कर्मधारय समास के एक और अन्य परिभाषा की। तो भाई, जिस समास में विशेषण और विशेष का संबंध अथवा उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है, उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। यानी ऐसा समास जिसमें विशेषण विशेष का संबंध पाया जाए या उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है, उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। यह बात आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है महापुरुष। देख लेते हैं। इसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो दूसरा पद है इसमें पुरुष। अब इस पुरुष में हम लोग प्रश्न कैसे बनाएंगे? तो अब कैसे लगाकर कैसे बनाएंगे प्रश्न कि भाई पुरुष कैसे हैं? तो भाई पुरुष जो है महान के समान है, तब हमारा यहाँ पर उत्तर मिल गया महान। यहाँ पर जो है हम लोगों का कर्मधारय समास हो गया। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और इसके दूसरे ट्रिक की बात करें, हम लोग कर्मधारय समास को दूसरे ट्रिक के माध्यम से कैसे हम लोग देखते ही पहचानेंगे। तब दूसरा ट्रिक है, सबसे पहले हम लोग जो समास दिया रहेगा उसका जो है समास विग्रह करेंगे। अगर समास विग्रह करते समय बीच में है जो आ गया, इसे देखते ही हम लोग कर्मधारय समास मार देंगे। इसे बीच में सबसे पहले आप लोग कर्मधारय समास को पहचानने के लिए भाई जो भी समास दिया गया है उसका समास विग्रह कर लीजिए, क्योंकि मैं बताया हूँ कि आप लोगों को समास पहचानने से पहले समास विग्रह करना आना चाहिए। जिस दिन आप लोग समास का विग्रह अच्छे से कर लिए, उस दिन आप लोगों को समास में कभी नहीं प्रॉब्लम आने वाला है। तो समास विग्रह करने पर अगर बीच में है जो आ गया, तब वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे इसके उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण है नील गाय। जब इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा नीली है जो गाय। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है पीताम्बर। जब इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो बन जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा पीत है जो अंबर। तीसरा उदाहरण है महावीर, यानी महान है जो वीर। देख रहे हैं ना, जब हम भाई इस समास का विग्रह कर रहे हैं तो बीच में है जो शब्द आ रहा है, इसी से हम लोग पहचान जाएंगे कि वहाँ पर जो है कर्मधारय समास होगा। फिर मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, समास को देखेंगे आप लोग, उसका विग्रह कर देंगे। अगर समास विग्रह करते समय बीच में है जो शब्द आ गया, तब वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक। और एक हम लोग इम्पॉर्टेंट नोट देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वह नोट है भाई, पीताम्बर में एक समास है, एक समास का पद है पीताम्बर। इस पीताम्बर में जो है बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों समास पाया जाता है। पीताम्बर में 2 समास हैं, एक बहुव्रीहि समास भी है और एक कर्मधारय समास भी है। अगर हमारे पास विकल्प में ये दोनों मौजूद हों, प्रश्न पूछे भाई कि पीताम्बर में कौन सा समास है, और विकल्प में हमें बहुव्रीहि भी दिखाई दे दे और कर्मधारय भी दिखाई दे दे, तब हम लोगों का उत्तर जो हो जाएगा बहुव्रीहि समास के साथ जाएंगे। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये रहा इंपॉर्टेंट नोट, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जो चौथा समास है उसे देख लेते हैं। तो चौथा समास है द्विगु समास। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग द्विगु समास की परिभाषा को जान लेते हैं। तो भाई, जिस समास का प्रथम पद, यानी प्रथम पद मैंने बताया था, इसे हम लोग पहला पद भी बोलते हैं। तो भाई, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला पद जहां आप लोग संख्यावाची देखे, सीधे तुरंत आंख मूंद के बिल्कुल उसे द्विगु समास को मार के आगे बढ़ जाइएगा। यानी जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। ठीक, और एक और हम लोग जान लेते हैं ट्रिक के माध्यम से कि द्विगु समास को और कैसे पहचानेंगे। तो समास विग्रह करने पर अगर अंत में समूह और समाहार जैसे शब्द लग जाए, तब वहाँ पर द्विगु समास होता है। क्या मैंने बताया? समास विग्रह करने पर अंत में, यानी आखिर में जो है, अगर हमें समूह
या समाहार जैसे शब्द दिखाई दे दे तब वहाँ पर हम लोगों का द्विगु समास होता है। और अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण है नवरत्न। भाई जब हम लोग नवरत्न का समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा नवरत्नों का जो समूह होता है उसे हम लोग कहते हैं नवरत्न। उसी प्रकार द्विगु समास का दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, वह है शतशयी। तो शतशयी का समास विग्रह होता है 700 का समाहार। तो यहाँ पर देख लीजिए जो मैं सर्कल में किया हूँ 9 और 700, तो सीधे आप लोगों में माइंड में क्लिक कर दिया भाई ये तो संख्या है, जहाँ संख्या है वहाँ पर आप लोग द्विगु समास हो जाएगा, यह हो जाएगा। और अगर इस समय दूसरे ट्रिक की बात करूँ तो देख लीजिए अंत में नवरत्नों का समूह आ रहा है, ठीक, और अंत में 700 का समाहार आ रहा है। तो मैंने बताया समास विग्रह करने पर अंत में समूह और समाहार जैसे शब्द दिखाई दे दे तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। देख लीजिए आप लोग नवरत्न और शतशयी में समास विग्रह करने पर अंत में हम लोगों का समूह और समाहार दिखाई दे दिया, तब यहाँ पर हम लोगों का द्विगु समास हो गया। इसके और उदाहरण को आप लोग देख लीजिए। तीसरा उदाहरण है चौराहा। तो इसका समास विग्रह जब हम लोग करेंगे तब बन जाएगा 4 राहों का समूह। यहाँ पर हम लोग 4 देख लिए भाई, 4 देख लिए तो यानी 4 ये जो एक संख्या होता है, यानी भाई जिसमें संख्या की बात कर दिया जाए तो वहाँ पर सीधे हम लोग मार देंगे द्विगु समास, ठीक। अब आइए हम लोग देखते हैं जो 5वां समास का प्रकार है वह है बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम लोग बहुव्रीहि समास की परिभाषा को देख लेते हैं। तो जिस समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों पद की प्रधानता न हो बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, वहाँ जो है बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं भाई, न ही पहला पद प्रधान ना ही दूसरा पद प्रधान बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान, तब वहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अर्थात जो बहुव्रीहि समास होता है उसमें जो दोनों पद होते हैं वह मिल करके किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। सीधे सीधे इससे भी प्रश्न देखने को मिल सकता है आप लोगों के एग्जाम में। प्रश्न कैसे बनाएगा तो भाई कौन सा ऐसा समास है जिसमें दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं, तब आप लोग अगर इसे भाई पढ़े रहेंगे तभी ना बता पाएंगे कि भाई दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं, तब वहाँ पर होता है हम लोगों का बहुव्रीहि समास, ठीक। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग एक ट्रिक देख लेते हैं बहुव्रीहि समास को पहचानने का। ट्रिक क्या है तो भाई जितने भी देवी देवताओं के नाम होते हैं वह सभी बहुव्रीहि समास में आ जाते हैं। इसे आप लोग बिल्कुल आंख मूंद के मार दीजिएगा। चाहे हम उदाहरण की बात करें लंबोदर हो गया, चाहे वज्रपाणि हो गया, चाहे पीताम्बर हो गया, भाई कहीं न कहीं यह जो है देवी देवताओं के नाम है ना। तो मैं ट्रिक में बताया हूँ, अगर आपको किसी भी समास के उदाहरण में देवी देवताओं का नाम दिखाई दे दे तब वहाँ पर आप लोग सीधे सीधे बहुव्रीहि समास मार के आगे बढ़ जाइएगा, आपका उत्तर 100% सही होगा। और जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, अनेक समूह के लिए एक शब्द देखने को अगर हम लोगों को मिल जाए तब वहाँ पर हम लोगों का बहुव्रीहि समास होता है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया देवी देवताओं के नाम, पर्यायवाची शब्द, अनेक समूह के लिए एक शब्द, या जहाँ भी हम लोगों को दिखाई दे दे उसमें हम लोग बहुव्रीहि समास मार के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। अर्थात वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे इसके हम लोग उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण है लंबोदर। अब इसका जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तब लंबोदर का समास विग्रह हो जाएगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। भाई गणेश की तरफ यह इशारा कर रहा है ना, तब यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा लंबोदर। उसी प्रकार बहुव्रीहि समास का उदाहरण है वज्रपाणि, और एक उदाहरण है गिरिधर, पीताम्बर, ठीक, कमल नयन और दशानन। अब अगर हम लोग इस दशानन का समास विग्रह करेंगे तब इसका समास विग्रह हो जाएगा 10 हैं आनन जिसके, अर्थात किसके, रावण के। भाई तीसरे पद की विशेषता बता दिया ना कि रावण की बात कर रहा है, तब यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं जो समास का अंतिम प्रकार है वह है द्वंद्व समास। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भाई द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है। तो भाई देख लेते हैं
जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। मैंने इसके पहले बताया बहुब्रीहि समास, दोनों पद अप्रधान, किसी तीसरे पद की प्रधानता। लेकिन द्वंद्व समास में मैंने बताया कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं इन सभी चीज़ों पर बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि अगर इस परिभाषा से आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाए तब आप लोगों का जो प्रश्न हो वह 100% सही हो। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं। तो द्वंद्व समास का जब हम लोग समास विग्रह करते हैं तब इनके पदों में और आ जाता है, या आता है, अथवा आता है, तथा ये शब्द लगा रहता है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। यानी जब हम द्वंद्व समास का विग्रह करते हैं तो बीच में हमें और दिखाई दे। ठीक, मैं कौन कौन से शब्द बता रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। समास विग्रह करने पर हमें और दिखाई दे, या दिखाई दे, अथवा दिखाई दे, तथा दिखाई दे। ये शब्द जहाँ भी हम लोगों को समास विग्रह करने पर दिखाई दे बीच में, वहाँ पर हम लोगों का द्वंद्व समास होता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक और ट्रिक हम लोग जान लेते हैं कि द्वंद्व समास के उदाहरण में जो बीच में जो है योजक चिन्ह लगा रहता है। योजक चिन्ह कौन सा होता है? योजक चिन्ह जो मैं ये बता रहा हूँ ये लगा होता है, उसे हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। यानी जिस समास के भी उदाहरण में योजक चिन्ह लगा हुआ हमें मिल जाए तब वहाँ पर हम लोगों का होता है द्वंद्व समास। ठीक, योजक चिन्ह तो मिले, साथ में विपरीत का भी अर्थ हम लोगों को दिखाई दे जाए, वहाँ पर हम लोगों का द्वंद्व समास होता है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं जो द्वंद्व समास के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं उसे देख लेते हैं। तो भाई पहला उदाहरण है देश विदेश। जब इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे, देख लीजिए, देश विदेश कैसे आप लोग देखते ही पहचान जाएंगे। भाई देश और विदेश के बीच में ये योजक चिन्ह लगा है। मैंने बताया कि भाई बीच में आप लोग जहाँ भी योजक चिन्ह देख लिए वहाँ पर आप लोग द्वंद्व समास को मार के आगे बढ़ जाइएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण मैंने बताया गुण दोष, बीच में योजक चिन्ह देखा, आपने सीधे द्वंद्व समास को मारा और आगे बढ़ गए। उसी प्रकार माँ बाप, लाभ हानि और भूखा प्यासा, ये सभी बीच में इन दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा है, तब हमारा वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। और एक मैंने और उदाहरण बताया था कि भाई समास विग्रह करते समय बीच में और दिखाई दे जाए, या दिखाई दे जाए, अथवा दिखाई दे जाए, तथा दिखाई दे जाए, तब वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे हम लोग देश विदेश का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तब हम लोगों को बन जाएगा देश और विदेश। ठीक, उसी प्रकार गुण दोष का समास विग्रह करेंगे तो बनेगा गुण और दोष। बीच में और दिखाई दे दिया तो मैंने बताया भाई समास विग्रह करने में और दिखाई दे जाए तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अब एक हम लोग इम्पॉर्टेंट नोट जान लेते हैं, कौन सा है? वह है इम्पॉर्टेंट नोट कि भाई द्वंद्व समास के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। यह आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि भाई प्रश्न पूछ सकता है कि द्वंद्व समास के कितने प्रकार होते हैं। तो एक ये प्रश्न बन सकता है, और एक प्रश्न पूछ दिया कि इसमें द्वंद्व समास का कौन सा प्रकार नहीं है, इससे भी उत्तर प्रश्न बन सकता है। तो जान लीजिए आप लोग कि द्वंद्व समास के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है इतरेतर द्वंद्व, और दूसरा प्रकार होता है समाहार द्वंद्व, और तीसरा प्रकार होता है वैकल्पिक द्वंद्व। ये हो गए द्वंद्व समास के 3 प्रकार। कौन कौन से हैं? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब ये रहा हम लोगों का 6 समास कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह समास जो मैं आप लोगों को बताया हूँ यह आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल छप गया होगा। अब इसके अंत में हम लोग इस समास के पूरे सार की बात कर लेते हैं, ओवरऑल। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भाई अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो भाई अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और प्रथम पद प्रधान होता है। मैंने बताया ना कि परिभाषा से प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल जाते हैं। तब मैं यहाँ पे इसके सार की बात करूँ तो आप लोग जान लीजिए कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और प्रथम पद जो है प्रधान होता है। ठीक, प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है कि भाई कौन सा समास ऐसा है जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है तथा प्रथम पद प्रधान होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? हमारा उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अब हम लोग देख लेते हैं तत्पुरुष समास।
भाई तत्पुरुष समास में अंतिम पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है तथा जो पहला पद होता है वह विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। यानी तत्पुरुष समास में अंतिम पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं जो तीसरा है कर्मधारय समास। ठीक, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो भाई कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है यानी दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें जो है विशेषण और विशेष्य का संबंध देखने को मिलता है। विशेषण या विशेष्य का संबंध देखने को मिल सकता है या उपमेय या उपमान का संबंध देखने को मिल सकता है। उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। एक और बार इसे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई जिस समास में उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद प्रधान हो और विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला द्वंद्व समास। तो भाई द्वंद्व समास किसे कहते हैं? ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो यानी पहला पद भी प्रधान हो और दूसरा पद भी प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, द्वंद्व समास भाई दोनों पद प्रधान और योजक चिन्ह का लोप। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं। तो द्विगु समास किसे कहते हैं याद रखिएगा आप लोग। प्रथम पद यानी पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, उसे हम लोग कहते हैं द्विगु समास। ठीक, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ। द्विगु समास किसे कहते हैं? प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान होता है, उसे हम लोग कहते हैं द्विगु समास। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं वह है बहुव्रीहि समास। तो दोनों पद बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? दोनों पद अप्रधान तथा किसी तीसरे पद की प्रधानता बताई जाती है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या मैंने बताया? बहुव्रीहि समास दोनों पद अप्रधान मतलब न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान तथा किसी तीसरे पद की प्रधानता बताई जाती है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो ये रहा समास का कॉन्सेप्ट, ट्रिक के साथ भी और बिल्कुल डिटेल में भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा और इस वीडियो के अंत में आप लोग ऐसे ही हिंदी व्याकरण को ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो चैनल है कंपटीशन शिक्षा, इसे आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और अंत में मैं आप लोगों को एक काम बता रहा हूँ। सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। उसका नोट्स बनाने के बाद तुरंत आप लोग उसका रिवीजन करिएगा। उसके बाद आप लोगों के पास हिंदी की कोई न कोई किताब अवश्य होगी, उसमें आप लोग जाएंगे, समास चैप्टर को खोलेंगे और उसके अंत में समास से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे आप लोग सॉल्व करिएगा। और मैं 100% बता रहा हूँ कि आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पढ़ा है, सुना है, समझा है तो। और आप लोग जब उस प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस क्लास से कितना बेनिफिट हुआ। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।